आपका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। आज हम रवि शाख सर की बुक देखेंगे जिनकी ईयर रैंक 18 आई है, टॉप पर हिंदी के टॉपर रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं हिंदी लिटरेचर की ऑप्शनल की बुक। पहला क्वेश्चन है सर का कि राजभाषा हिंदी और देवनागरी की अंक इन दोनों के बारे में लिखना है अपन को। ठीक है, आपको दिख रहा है? ठीक है, इन दोनों के बारे में लिखना है। तो आप कैसे लिखना है, तो आपको इन टॉपर की कॉपियों को देख के सीखना है कि किस तरीके से लिखना है अपन को। ठीक है, ज़्यादा लाइट तो नहीं है, आपको स्पष्ट दिख रहा है ना? ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि सर ने लिखा कैसे है। देखो, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में सबसे पहली क्लास में बताया था कि आपको फैक्चुअल डाटा डालना जरूरी होता है। तो सर ने वहाँ हेडिंग नहीं, फैक्चुअल डाटा से स्टार्टिंग की। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी, किंतु इसके साथ भी यह भी उपबंध किया गया है कि संघ के शासकीय उपयोजनों के लिए प्रयुक्त संख्याओं का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। जैसे कि रोमन गिनती जो देवनागरी में होती है, जो इस ऐसे लिखते हैं अपन, जिन्हें हिंदी की संख्या भी बोलते हैं, वो जो इंग्लिश की होती है वो इसको टाइप को बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय में ये फेमस है, तो इसका प्रयोग किया जाएगा 1 2 3 4 इस प्रकार। हालांकि इसके लिए लिखा हुआ है कि हालांकि संविधान सभा में ही देवनागरी की अंकों 1 2 3 आदि को संवैधानिक मान्यताओं प्रदान करने के पक्ष में आवाज़ उठी है, लेकिन इनमें प्रमुख योगदान पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको नाम याद रखना है, ये जरूर नाम याद करना है। इन नाम को डालोगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई करी है। और सेठ गोविंद दास आदि हिंदी प्रेमियों का था। तो अब देवनागरी की मांग किसने उठाई थी, तो आप सीधा लिख सकते हो पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद दास ने। अब इसके बाद अपन ने लिखा है कि निम्न कारणों से अंतर्राष्ट्रीय अंक अपनाए गए। क्या रीजन थे वो जिस कारण से अपनाए गए? तो पहला कारण है कि ये अंक संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गए थे। इस वजह से पहला कारण, सबसे मेन कारण यही है कि पूरे भारत में प्रचलित हो चुके थे। दूसरा कारण कि विज्ञान और तकनीकी विकास के स्तर पर गणित, भौतिक विज्ञान आदि के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु, कि इनका सहयोग मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु, भौतिक विज्ञान में, गणित में, साइंस टैग में, इनमें सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट सर ने लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट है कि विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंकों के समर्थन में मत देना। वो इस प्रकार है कि देवनागरी अंकों को अपनाने की मांग 1993। आपको ज़्यादा वाइट तो नहीं दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो लाइट को थोड़ा कम कर लेते हैं। अब ठीक है, अब सही दिख रहा होगा। इस प्रकार देवनागरी अंकों को अपनाने की मांग 1953, 1963 और 1965 में राजभाषा अधिनियम के समय भी उठी, किंतु आज भी संविधान में अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है। कंक्लूजन में सर डाला है कि इतना मस्त कंक्लूजन डाला है कि कंक्लूजन में कंक्लूजन में एक आध दो फैक्टर डालोगे ना तो उससे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और सर ने लास्ट में क्या लिखा है वो पढ़िए। सरकारों को पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत इस पर निर्णय लेना चाहिए कि क्या होना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण निष्कर्ष होना चाहिए कि कोई एक मल्टीपल पर नहीं। देखो, आईएएस बनने के लिए बहुपक्षीय आयाम को सोचना पड़ता है, किसी एक पक्ष में सोचोगे तो नुकसान होता है। तो वो सर ने कंक्लूजन में डाला हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर का, देवनागरी लिपि लिपि के सुधार के प्रयास में काशी नागरी पिरचाणी सभा का योगदान बताइए। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो सर ने सबसे पहले थोड़ा लाइट बुला लेते हैं इसकी। तो 1893 में इस सन याद किया करो, जिससे सन कोई फैक्चुअल डाटा डालने से एक तात्पर्य है एग्जामिनर को पता होता है कि ये बहुत बच्चा अच्छे से पढ़ा हुआ है। 1893 में अपनी, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत कोई नहीं। 1893 में अपनी स्थापना के उपरांत से ही काशी नागरी पिरचाणी सभा ने हिंदी के विकास में बहुआयामी योगदान दिया है। इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर, सबसे ज़्यादा याद करना है, बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह व पंडित रामचंद्र शर्मा का प्रमुख योगदान है। लिपि में क्या है? लिपि में प्रमुख योगदान 1945 में सभा द्वारा नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। इसमें निम्न निर्णय के व सुझाव दिए गए। तो क्या है सुझाव, देखिए आप 1 2 3 जगह हिंदी में ऑप्शन लिख रहे हो तो उसमें का, खा, गा ऐसे प्रयोग करना है। तो पहला पॉइंट है कि श्रीनिवास में डॉक्टर गोरखनाथ के सुझावों को स्वीकार ना किया जाए।
तथा इसके अलावा श्रीनिवास काशी जी का सुझाव सभी महाप्राण व्यंजनों को अल्पप्राण के नीचे, जैसे अपन अल्पप्राण, जैसे आप देख लेना संधि और स्वर दोहा में होता है ना, तो अपन एक डंडा खींचते हैं तो अल्पप्राण होता है, और ऐसे होते हैं भूप्राण, तो इसके लिए ऐसे प्रयोग अल्पप्राण के नीचे नीचे अल्पप्राण शब्द लगाकर व्यक्त किया जाए। ठीक है, इस अक्षर को बनाना है, उल्टी एक्स को, एस ऐसी होती है, एस का शब्द अल्पप्राण के लिए है। ठीक है, अब फिर सर ने लिखा है कि तथा गोरखनाथ का सुझाव था कि मात्रा व्यवस्था को व्यंजन से अलग लिखा जाए। उदाहरण जैसे रानी है तो रानी लिखना है तो रा अलग लिखा हुआ है, डंडा अलग लगा हुआ, आ का उसका ना अलग हुआ, और बड़ी मात्रा ऐसे लिखा जाए, लेकिन ये ज़्यादा माना नहीं गया था, लेकिन बाद में फिर इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यंजनों को खड़ी पाई युक्त बनाने का सुझाव दिया गया। ठीक है, जैसे टा आदि वर्ण खड़ी पाई की युक्त नहीं होती है। जैसे क्या होता है कि टा शब्द होता है तो खड़ी पाई के लिए युक्त नहीं होती है, उपयुक्त नहीं होती है, इस वजह से उन्होंने टा वर्ग जैसे चीज़ों शब्दों को हटाने के लिए बोला था। अर्ध व्यंजन दर्शाने के लिए व्यंजनों में पाई को हटा देना ही चाहिए। उदाहरण के लिए जिस पा है, पा के ऐसो कर दिया मैंने, आदो पा, क्या मतलब है, इस तरीके के शब्द को सभी व्यंजन स्वर ऊ चिन्ह से लिखे जाने चाहिए और इसी में मात्राओं का समायोजन किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण ऊ, ड़ा, ड़ी, डू आदि, जैसे आ है तो आ, ई, ऊ, ई पूरा शब्द में ऐसे लिख देना चाहिए, कक्का की टाइप। अब सर ने लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, हालांकि उपयुक्त सुझाव स्वीकार, लाइट बढ़ा लेते हैं, हाँ, हालांकि उपयुक्त सुझाव स्वीकार नहीं किए क्योंकि यार वो उत्तम बैठ ही नहीं रहते, किंतु प्रयासों की दृष्टि से काशी नागरी पिचाणी सभा का योगदान अप्रतिम है। मतलब लास्ट में कंक्लूजन कितना बेस्ट लिखा है कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस तरीके से कंक्लूजन डालना है आपको। मैंने जैसे जीएस मेंस में GS1 GS2 GS3 और ऐसे और GS4 को भी हमने जैसे बताया ना, उनको आपको मैंने अलग क्लास की यूट्यूब पे भी 1-2 क्लास डाली हुई है, वो इतने अच्छे से यूट्यूब पे मेरा हो नहीं पाता है, लेकिन जो आप मेरे से लाइव क्लास लेते हो वो अलग ही बेस्ट है उसका। अब नेक्स्ट है देवनागरी लिपि के माननीकरण हेतु हिंदी साहित्य सम्मेलन के सुझाव। अब यहाँ पर समझते हैं, कैमरा हिल गया है, सॉरी। अब इसके लिए आपको लिखना है क्या है, ये चीज़ देखो, सर ने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हो, और हम भी समझा रहे हैं, वो भी समझते चलिए। देवनागरी लिपि में जो 20वीं शताब्दी में सुधार के संस्थागत प्रयास हुए, उसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयास का योगदान अद्वितीय रहा है या उत्तम रहा है। सुझाव के प्रयास, अब क्या सुझाव किए गए थे कि सम्मेलन द्वारा 1935 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में गांधी जी ने भी एक सुझाव दिया था कि अब हिंदी को एक विशाल स्तर पर भारत की जड़ें मानते थे, क्योंकि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा थी जो संपूर्ण भारत को एक कर सकती थी। गांधी जी का मानना था ऐसा। इस सम्मेलन द्वारा 1935 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नागरी लिपि सुधार उप समिति का गठन किया गया और निम्न सुझाव दिए गए। सुझाव क्या थे कि आ की 12 खड़ी का प्रयोग किया जाए, जैसे कक्का की कुकू जो पूरी 12 खड़ी है ना, पूरा मात्राओं को लिखा जाए, पूरी 12 खड़ी, शुरू के 12 अंक। धा व माँ के में गुजराती गुड़ी का प्रयोग किया जाए, गुमी का, जैसे ये लिखे हुए हैं उस तरीके का। संयुक्त स्वर में ऊपर और नीचे स्वर लगाने हेतु आदि शब्द का प्रयोग किया, जैसे टा या टा के नीचे आधा टा लगा दिया। पहले क्या लिखा होता कि टा के हलंत लगा देते थे, ऐसा नहीं, ऐसा लिख सकते हो, दाया तो आधा दा। परंपराओं को समाप्त कर हलंत का प्रयोग किया जाए, जैसे अब जैसे यहाँ पर कबड्डी है तो दा में ये प्रयोग कर दिया ना, तो इस तरीके का लिख देना चाहिए, जिससे क्या कन्फ्यूजन ना हो। तो इन शब्दों का उन्होंने अवहेलना की है और इन शब्दों में हलंत वाले इस शब्दों का बढ़ावा दिया जाए। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का उपयोग किया जाए। सिरोरेखा लेखन में ना रहे तो किंतु मुद्रण में बनी रहे। मतलब सिरोरेखा तुम डंडा खींचो ना खींचो, लेकिन ऊपर से जैसे लेखन है, लेखन के ऊपर डंडा ऐसा खींचो कि ना खींचो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना पास में लिखा होना चाहिए, ये मतलब है। मात्राओं व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। मात्रा की जो व्यवस्था है ना, उसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिन व्यंजनों में लिखे जाने में द्वैतता की समस्या आती है, उन्हें सुधारा जाए। द्वैता मतलब होता है बेशब्द होते हैं, जिसमें डबल, जैसे बापू है तो बप्पू कर देते, बाप है कप्पू होता है, मतलब कप्पू आदो पा लगाना होता है, ऐसे डबल अक्षर की जो होती है ना, उनको बोलते हैं। उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। इस प्रकार सर ने कंक्लूजन लिखा हुआ है, इसमें सर को 6 नंबर मिले हुए हैं, देखो आप, गुड भी लिखा हुआ है, इस तरीके से नंबर, इस प्रकार का लिखोगे ना, आपकी लेखन शैली इस प्रकार की होगी तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे।
अब इस ने लिखा हुआ कि इस प्रकार हिंदी साहित्य सम्मेलन में काका, अब इन इन जो नाम बता रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काका कालेकर, सेठ गोविंदास, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय जी की प्रवृत्ति विद्वानों के सहयोग से लिपि विकास में अतुलनीय योगदान रहा है। ये कंक्लूजन देकर सर ने खत्म कर दिया क्वेश्चन, और इस जो चेक किया एग्जामिनर वो भी खुश हो गया कि क्या सही लिखा है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना कि भाषा और बोली में अंतर। तो आप किस प्रकार लिखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन आपको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन जितना अच्छा होगा आपका उतना एग्जामिनर आपके क्वेश्चन से प्रभावित होगा। आपको ये नोटिस करना है कि इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से अच्छा लिखना है, मेन बॉडी को आपको फैक्चुअल डाटा लिख सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, और कंक्लूजन को पॉजिटिव पे खत्म करना है। अब सर ने क्या है कि भाषा बोली के अंतर में क्या है कि भाषा व बोली में अंतर करें तो हम पाते हैं कि यह अंतर वस्तुतः भाषा वैज्ञानिक ना होकर समाज भाषा वैज्ञानिक है। जब कोई बोली विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कारणों से अपनी अन्य बोलियों से उच्च स्थान प्राप्त कर लेती है तो वह भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। उदाहरण के लिए सर ने डाला हुआ है कि आधुनिक काल में विभिन्न राजनीतिक कारकों व नव जागरण के प्रभाव में खड़ी बोली का भाषा के रूप में विकास हुआ। समझ रहे हो? जैसे आपको एक और बात बताते हैं, कोई भी भाषा हो, भाषा एक सर्वोत्तम रूप होता है, बोली उसका निश्चितम रूप होता है। अब बोली कोई उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार से परिपूर्ण हो जाए तो वही भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है, अब आ जाइए इसमें अंतर देखते हैं। आपको भाषा के बारे में ज़्यादा देखो डिटेल से याद कर लो, आपको बोली की याद करने की जरूरत नहीं है, आप माइंड कॉमन सेंस यूज करोगे तो उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं कैसे। मानक व परिकृष्ट के रूप में होता है भाषा, एक परिकृष्ट होती है, मानक होती है, मानक रूप प्राप्त होता है, जैसे जर्मन भाषा होती है। समझ रहे हो ना? अब बोली क्या होती है, ये स्थानीय होती है, किसी भी क्षेत्र की स्थानीय भाषा होती है। स्थानीय भाषा जैसे मराठी हुई, राजस्थानी हुई, गुजराती हुई, स्थानिक है, पार्टिकुलर है। असमिया हुई, उड़िया हुई, ये पार्टिकुलर है, वह आंशिक स्वरूप होता है इनका। अब दूसरा पॉइंट सर ने क्या लिखा, निश्चित व्याकरण होता है इसमें। भाषा के देखो, लेकिन अब भाषा है उसमें व्याकरण संबंधी नियम कानून होंगे, व्याकरण होगा पूरा, तो वो भाषा हुई। जैसे हिंदी भाषा है तो उसमें अपन व्याकरण पढ़ते हैं ना, खड़ी बोली के पढ़ा हुआ है अपने रवीश या प्रदीप सर की, जो सबसे 344 नंबर आए थे, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आए थे ऑप्शनल में, और अपन ने और जगदीप सर की भी पढ़ी हुई थी। आज अपन पढ़ रहे हैं रवीश सर की, तो उन्होंने कितना अच्छा लिखा हुआ कि निश्चित व्याकरण होना चाहिए, और इसमें बोली में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर थर्ड पॉइंट है सर का कि विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होता है, लेकिन अब बोली में क्या होता है कि इसमें ज़रूरत नहीं है, सीमित स्थानीय रूप में कर सकते हो, स्थानीय और सीमित होती है। अब सीमित क्षेत्र होगा, ठीक है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है, इसका क्षेत्र कम होता है बोली का। अब जैसे हिंदी है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, हिंदी आज के वर्तमान टाइम पे 1 अरब से ज़्यादा लोग बोलते हैं। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, म्यांमार, नेपाल, आसपास के पड़ोसी राज्य, सब में हिंदी के बोलबाला है। अब हम आपसे कहते हैं कि कोई गुजराती का बोलबाला है, नहीं बोल सकते, उड़िया का है नहीं बोल सकते, कन्नड़ का है, तेलुगु का है नहीं बोल सकते। समझ रहे हो? एग्जाम्पल समझ में आ गया? यहाँ अपन एग्जाम्पल भी कोड कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट सर का क्या है कि यह निश्चित ही लिपि होती है। बिल्कुल सही बात है, निश्चित लिपि होती है। आपको लिपि मतलब हो तो लिख सकते हो, आप लिपिबद्ध कर सकते हो, हैं, यह होना आवश्यक नहीं है इसका। अब तुम कोई भाषा होना एकदम आवश्यक नहीं है। जैसे आदिवासियों की भाषा है, वो आप लिख नहीं सकते, लिपिबद्ध नहीं कर सकते। अब जैसे आप कुछ शब्द, अभी लिपि क्या होती है, जैसे आपने पढ़ी हो हड़प्पा लिपि, सिंधु घाटी की में अनेक पांडुलिपियाँ मिली हैं जो अभी तक पढ़ी ना जा सकी, लेकिन उन्हें लिखा गया, इसलिए लिपि बोलते हैं, हमको लिपिबद्ध किया गया है। अब आ जाइए फिर फिफ्थ पॉइंट है सर का। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, 5 पॉइंट में, कि शासकीय मान्यता प्राप्त होती है। बिल्कुल बात है, आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इस पर शोध किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल सर ने डाला चीन की मंदारिन और इजराइल की हिब्रू भाषा, ठीक है। और यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखा है आपने बाई चांस एक आध उसको जहाँ राज्य स्टेट वाई मतलब क्षेत्र वाई पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी कोई आवश्यकता होगी, ठीक है। और 6 पॉइंट है इसका कि प्रयोग का क्षेत्र विविध क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक महत्व होता है इसका। अब इसमें नहीं होता, इसका प्रयोग सीमित होता है, वो स्थानीय व्यवहारों में वो प्रयोग करते हैं, अब स्थानीय लोग प्रयोग करते हैं। 7th पॉइंट है कि वस्तुनिष्ठता अधिक होती है इसके अंदर। बिल्कुल बात सही है कि यहाँ वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। अब इसमें क्या होता है, ध्वनियात्मक ज़्यादा होती है, जैसे ध्वनि आदि में आत्मनिष्ठा अधिक होती है। अपन इसको बोली मतलब होता है कि बोलते ज़्यादा है। जैसे पार्टिकुलर भाषा होती है जिसको अपन ऐसे मराठी है, अब कई लोग होते हैं मराठी लिख नहीं पाते, उनको बोलते हैं। अब कई भाषाएं जो आदिवासियों में जो बोलते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं, कहने का मतलब यही है। और ध्वनि उनकी ध्वनि के रूप में ज़्यादा होते हैं, ध्वनि का महत्व ज़्यादा होता है बोली में। और यहाँ पर ध्वनि, बोलना, लिखना, वस्तुनिष्ठ करना, सब प्रकार में इसका महत्व अधिक होता है। और इस प्रकार आप समझ सकते हो कि आप एक पॉइंट से अनेक पॉइंटों का जन्म होता है। एक चीज़ समझ रहे हो, आपने एक बार माइंड सेट ऐसे समझ लिया क्वेश्चन को तो आप भूलोगे नहीं।
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर का 8वां, कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास होता है इसका, बिल्कुल बात है जैसे मैंने पहले बताया। अब इसका उतना विकास नहीं हो पाता है, ये सीमित क्षेत्र में होती है। यदि ये बोली उसी दो बोली से ही भाषा का निर्माण होता है, ये भी बोल सकते हो आप। लास्ट में कैसे लिख सकते हो कि इस प्रकार उन दोनों में अंतर मुख्यतः विकास के स्रोतों पर ही दिखाई देता है। लेकिन आप मुख्यतः देखा जाए कि बोली द्वारा ही भाषा का विकास होता है। अब जो स्टार्टिंग जैसे जन्म कहाँ से होगा, बोली से हुआ ना। कोई बोला होगा, फिर उसको किसी ने लिपिबद्ध किया होगा, कोई सोचा होगा, उस पर मंथन किया होगा, किसी ने व्याकरण लिखी होगी, फिर धीरे धीरे विकास बनते बनते वो भाषा का रूप प्रदान करती है। तो जन्म उसका बोली से ही होता है, इस चीज़ को समझो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। तो आपको राष्ट्रभाषा के बारे में बताते हैं, ये आज खाली आधा क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट है अपना, चाहे कल ही रखते हैं। थैंक यू देखने के लिए, और आप इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट फॉर यू। ये आपके लिए बेनिफिट है। राष्ट्रभाषा का समझ लेते हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में सीधा अंतर देख लेते हैं। चलो ये देख लेते, पूरे देख लेते हैं अंतर। चाहे आपको कल की क्लास में दिखाया जाएगा। देखो, राष्ट्रभाषा होती है किसी राष्ट्र की भाषा होती है, ठीक है। जैसे जर्मन में जर्मनी भाषा होती है। भारत में अब राजभाषा का मतलब समझ लो, सॉरी, क्या राजभाषा क्या होती है? हिंदी है ना, वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो अपन एग्जाम्पल डाल सकते हैं, भारत में हिंदी राजभाषा है। राजभाषा होती है जो प्रशासनिक कार्यों में उपयोग कर सकते हैं, आपको प्रशासनिक कार्यों में, कार्यालयों में प्रयुक्त होती है। और जो राष्ट्रभाषा होती है ना, वो क्या होती है, पूरे राष्ट्र के व्यवहार में निभाई जाती है, पूरे राष्ट्र में, पूरे क्षेत्र में, जो राष्ट्र की सीमा क्षेत्र के अंदर सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक सब प्रकार से उसका महत्व ज़्यादा होता है। यहाँ पर अब जैसा सेम टू सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन हो गया, यहाँ बोली और भाषा में अंतर था, यहाँ बोली के यहाँ पर हो गया राष्ट्रभाषा, उसकी जगह राष्ट्रभाषा और राजभाषा। अब यहाँ राष्ट्रभाषा उत्तम रूप है, राजभाषा निम्न रूप है, ठीक है। अब राजभाषा से ही राष्ट्रभाषा बनती है, इस चीज़ आप समझ लो। अब सर ने देखो एक दो एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे सर ने एग्जाम्पल रखा हुआ कि निश्चित वस्तुनिष्ठ अर्थ होना आवश्यक नहीं है राष्ट्रभाषा का, लेकिन राजभाषा में सभी शब्दों का अर्थ व वस्तुनिष्ठ और परिभाषिक निश्चित रूप होना चाहिए इसका। और फिर राष्ट्रभाषा में राष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों में प्रयुक्त होती है, जैसे त्योहारों में, पर्व में, फेस्टिवल में हैं। अब ये कार्यालय और प्रशासनिक कार्यों में होती है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। थर्ड पॉइंट सर ने डाला हुआ है कि यह दर्जा किसी भी विदेशी को नहीं मिल सकता है, सही, विदेशी भाषा को नहीं मिल सकता है, हैं। यह दर्जा विदेशी भाषा को भी मिल सकता है, राजभाषा में कोई विदेशी भाषा को भी मिल सकता है दर्जा, इस चीज़ को समझो। राजनीतिक, जैसे राजनीतिक मान्यता प्राप्त होना आवश्यक नहीं है इसको, क्योंकि ऑलरेडी वो राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है। लेकिन इसको मान्यता प्राप्त होना बहुत अत्यंत आवश्यक है राजभाषा को, क्योंकि वो प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त हो रही है ना। परिवर्तन मंद गति से होता है, लेकिन हम क्या कहें, परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है इसका। जैसे आप कोई भी चीज़ होता है, परिवर्तन ही स्लो होता है। पृथ्वी पे जितने भी परिवर्तन सब स्लो ही हो रहे हैं, इस चीज़ को भी कॉमन सेंस है, इसका परिवर्तन मंद होता है। इसमें परिवर्तन आदेश द्वारा भी किया जा सकता है, कि उसमें आदेश दे दिया कि आप इसका यहाँ कर सकते हैं, इसका व्याकरण को बदल दिया गया है, इस तरीके से करना है प्रयोग, अक्षरों का इस तरीके से प्रयोग करना है, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं संस्था द्वारा कोई आदेश आने पर। अब लास्ट पॉइंट है इसका कि शब्द संपदा स्थानीय होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या होता है कि ये परिभाषिक होती है, आपको सब समझता नहीं, परिभाषिक मतलब पूरे परिभाषित करना पड़ेगा। अब सर ने कंक्लूजन क्या लिखा हुआ, इस प्रकार दोनों संकल्पनाएं अपने स्तर पर भिन्नता धारण करती हैं। कंक्लूजन यहाँ पर सर ने लिखा हुआ सिंपल और इस तरीके से खत्म किया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन को देखने से आपको एक चीज़ समझना है कि आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार लिखनी है, किस प्रकार आपको आंसर राइटिंग में पॉइंट डालने, किस तरीके से आपको लेखन शैली करनी है। तो इसलिए आपको मैं टॉपर्स कॉपी पढ़ा रहा हूँ, और टॉपर्स कॉपी द्वारा ही मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देता हूँ। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है इस चैनल की, क्योंकि आपको मेन टारगेट होता है लिखना। आपको क्वेश्चन आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिखे और आपको आना चाहिए, ये मेन टारगेट होना चाहिए। आपके अंदर कितना नॉलेज है, यूपीएससी में तुम कोई भी, यूपीएससी छोड़ो, कोई भी एग्जाम है जिसका संपूर्ण नॉलेज करोगे ना, तब तक आप बूढ़े हो जाओगे और आप ओवरेज हो जाओगे, पेपर ही नहीं दे पाओगे। संपूर्ण नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, टॉपर्स लोगों को फॉलो करके। थैंक यू, यहाँ तक आपने क्लास देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पे फिर से मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे इस चैनल पर आप लोगों के सहयोग से जल्दी से जल्दी ग्रोथ करें। थैंक यू।